लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जीनोटाइप, फिनोटाइप, जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुए, क्या था लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या था को डोमिनेंस। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा और कंक्लूड किया था हमने ब्लड ग्रुप्स के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में। तो मल्टीपल एलील्स के बारे में लिखा है कि देयर आर जीन्स फॉर विच मोर देन 2 डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट। कि एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे, एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब 2 से ज़्यादा एलील्स होंगे तो उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील्स। जैसे लास्ट टाइम हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए जीन्स थे ए, बी और ओ। इंसान में आपको 3 डिफरेंट किस्म के एलील्स देखने को मिलते हैं ब्लड ग्रुप में, ठीक है, ए, बी और ओ। हालांकि ये सेम कैरेक्टर, सारे के सारे सेम जीन, दैट इज सेम ब्लड ग्रुप के बारे में ही बात कर रहे हैं। रैबिट्स की एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मल्टीपल एलील्स को समझने के लिए, क्योंकि रैबिट्स के अंदर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं 4 डिफरेंट एलील्स। 4 डिफरेंट एलील्स एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज रैबिट के ऊपर की फर कैसे होगी, उसका जो कोट है, फर का कोट, उसका कलर क्या होगा। और इन जीन्स के नाम कुछ इस तरह है। C+C के ऊपर पॉजिटिव लगाया है, फिर C के ऊपर CH, C को अकेले रखा गया है और फिर लिखा हुआ है C के ऊपर H। देखो यहाँ पर C के ऊपर CH है, यहाँ पर C के ऊपर सिर्फ C है। तो रैबिट की डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। एक रैबिट की वैरायटी है वाइल्ड वैरायटी, एक रैबिट की वैरायटी है चिंचिला वैरायटी, एक है अल्बिनो और एक है हिमालयन। तो रैबिट की डिफरेंट वैरायटीज को, जैसे वाइल्ड, जो ये वाइल्ड है ना स्टूडेंट्स, ये आपको पहली पिक्चर देखने को मिल रही है। वाइल्ड रैबिट, ये फर वाइल्ड है, जंगली जो रैबिट होता है उसकी फर थोड़ी ऐसी दिखती है। नेक्स्ट वन आपको चिंचिला रैबिट देखने को मिल रहा है, जिसकी बॉडी थोड़ी ग्रे, थोड़ी वाइट है। फिर आपको नेक्स्ट पिक्चर देखने को मिल रही है, जिसकी थोड़ा नोज वाला रीजन, ईयर वाला रीजन, पाँव वाला रीजन, देखिए थोड़ा ये वाले रीजन जिसके थोड़े डार्क हैं, तो इस वाले रैबिट को कहा जाता है हिमालयन रैबिट। और जब रैबिट पूरा का पूरा वाइट कलर का होता है उसे कहा जाता है अल्बिनो। मतलब ये लास्ट वाली जो पिक्चर है ये है अल्बिनो रैबिट की। अब रैबिट्स के अंदर, सबके अंदर बात हम फर के ही बारे में कर रहे हैं, बात तो फर के ही बारे में हो रही है, लेकिन फर देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। एक रैबिट के कलर कोड को प्रेजेंट करने के लिए 4 अलग एलील्स, और 4 अलग एलील्स का मतलब है मल्टीपल एलील्स। इन एलील्स में भी देखा जाए तो जो ये C पॉजिटिव वाला एलील होता है स्टूडेंट्स, C पॉजिटिव मतलब कि वाइल्ड वैरायटी वाला जो एलील होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। और ये जो जब रैबिट बिल्कुल ही वाइट होता है ना स्टूडेंट्स, तो ये सबसे ज़्यादा रिसेसिव ट्रेट है। तो ये एक एग्जाम्पल आ जाती है किसकी, मल्टीपल एलील्स की। पहले हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था, जहां पर हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखा, जहां पर हमने देखा कि कैसे एक कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। 2 जीन्स का मतलब हम बात लेंगे 2 कैरेक्टर्स की, एक कैरेक्टर नहीं, 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी। जब मैं सिर्फ हाइट वाला कैरेक्टर ले रही थी तो तब वो एक जीन था, लेकिन अब मैं मान लीजिए प्लांट की हाइट के साथ साथ मैं लीफ का स्ट्रक्चर भी देखूं, या प्लांट की शेप के साथ साथ उसके फूलों का रंग भी देखूं, तो जब 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है ना, जब 2 ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है, उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। कि 2 जीन्स को कैसे इनहेरिट किया जाए। एक तरफ से ले लिया
राउंड और येलो सीड की, ऐसा सीड जो राउंड भी है येलो भी है, और दूसरी तरफ से ले लिया वो वाला सीड जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। जब इन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया गया तो तब देखा गया कि हमारे पास प्योर राउंड और प्योर येलो वाले सीड का जब क्रॉस, मतलब कैपिटल R कैपिटल वाई कैपिटल आई को क्रॉस कराया गया रिंकल्ड वाला मतलब स्मॉल r और ग्रीन सीड्स मतलब कि स्मॉल वाई के साथ क्रॉस किया गया, तो हमारे पास आंसर पहली वाली जो प्रोजनी होगी, जो पहली फिलियल जनरेशन होगी, वो तो हेटेरोजाइगस ही होगी, क्योंकि वहां पर कुछ जीन्स इसके आएंगे कुछ जीन्स इसके आएंगे। ठीक है, तो पहली वाली जो जनरेशन होती है वो अपने दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को रिजेंबल करती है, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को रिजेंबल करती है। अगर हम आगे देखें तो आगे आपको देखने को मिलेगा F2 जीन, F2 जनरेशन। ठीक है, फिर बाद में जब F1 जनरेशन को हम खुद ही पॉलिनेट करवाएंगे तो वहां से रिजल्ट रहेगा F2 जनरेशन। देखिएगा यहां पर हम एक ब्रीड को एक वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्रॉस करा रहे थे, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड करा रहे थे, तो हेटेरोजाइगस आया। और जब हमने यही जो हमारे पास ये हेटेरोजाइगस रिजल्ट आया, जब हम इसको खुद ही सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देगा तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन का देखिए, F1 जनरेशन का ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने 1 जीन इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था, तो हमने वहां पर देखा कि जब हम एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, तो जब हम एक ही कैरेक्टर लेके चल रहे थे तो पहली जनरेशन पेरेंट के साथ रिजेंबल करती है किसी एक पेरेंट के साथ, लेकिन दूसरी जनरेशन दैट इज F2 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स शो होने लगे, और जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। अब इसका फिनोटिपिक रेशो था 9:3:3:3:1, 9:3:3:1, मतलब 9 जो आपके पास सीड्स आए थे, एक तो उनका आकार राउंड था और उनका कलर था येलो। 3 सीड्स आए जिनका आकार था राउंड और कलर था ग्रीन। 3 सीड्स ऐसे आए जो रिंकल्ड होते हुए येलो थे, और एक सीड ऐसा आया जो रिंकल्ड फॉर्म में कैसा था? ग्रीन था। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन थी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से क्या रिजल्ट निकाला? उसने ये कहा कि भाई यहां से आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये हुआ कि हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर पा रहा है। कलर का लेना देना कुछ भी नहीं होता शेप से, और शेप का लेना देना नहीं होता कलर के साथ। ठीक है, कलर वाले जीन खुद से रिप्रेजेंट करेंगे और शेप वाले जीन्स अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक कैरेक्टर सेग्रीगेट होता है, वो अलग से अपने आप को असॉर्ट करता है, अलग से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क के बारे में देखें तो मेंडल का वर्क 1865 से 1900 तक बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ। इसको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था। कुछ रीजंस इसके थे, जैसे मेंडल ने कहा कि उसने फैक्टर्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। फैक्टर जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है? जीन्स। अब उसने जीन्स के बारे में बोला, उसने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक कैरेक्टर अपने आप को क्या करता है? एक कैरेक्टर ही तो होता है जो सारे के सारे, या एक फैक्टर ही तो होता है जो कैरेक्टर्स को लेके आता है। लेकिन इस सब का कोई भी फैक्टर्स के प्रेजेंट होने का कोई भी फिजिकल प्रूफ प्रेजेंट नहीं था। आगे हम देखें तो मेंडल्स प्रिंसिपल स्टेटिंग पेयर ऑफ एलील्स। अच्छा, फिर मेंडल ने ये भी कहा कि भाई एलील्स मतलब
जो जीन के कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपस में ब्लेंड नहीं होते। जैसे कोई टॉल है, मान लीजिए अगर कोई टॉल है तो वो टॉल ही रहे। अगर किसी के पेरेंट टॉल है और किसी का पेरेंट शॉर्ट है तो या तो बच्चा टॉल होना चाहिए या तो शॉर्ट होना चाहिए। और मेंडल ने यही कहा था कि जीन्स ब्लेंड नहीं होते। लेकिन बाद में तो ये भी देखा गया था कि जीन्स तो ब्लेंड होते हैं, कि जैसे कि कैरेक्टर्स, मान लीजिए किसी की हाइट लंबी है और किसी की हाइट छोटी है, दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया जाएगा तो मीडियम हाइट भी तो आती है। ये बताना मेंडल के प्रिंसिपल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर मेंडल ना हर बारी कैलकुलेशंस बता रहे थे। देखिए जैसे यहाँ पर उसने जब क्रॉस ब्रीड कराया था तो वो एक रेशो बता रहा है, एक मैथमेटिकल रेशो, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की फॉर्म में एक रेशो प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 9:3:3:1। हो गया ना। बायो में बायोलॉजी को प्रूव करने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल किसने किया? मेंडल ने किया। अब फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1900 के टाइम के दौरान 3 साइंटिस्ट्स हुए। नाम था उनका डिवरीज, कॉरेंस और वॉन शर्मल। इन तीनों साइंटिस्ट ने वापस से मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें यही कैरेक्टर्स वापस से रीडिस्कवर हुए। तो 1900 में जो मेंडल ने बात की गई थी उसको एक फिजिकल प्रमाण मिल गया, उसको एक प्रूफ मिल गया, क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट में भी सेम ही रिजल्ट्स आए। अब इनहेरिटेंस, जब भी इनहेरिटेंस की बात हो और क्रोमोसोम्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर क्रोमोसोम्स को समझना है तो सबसे पहले, अगर हमें जेनेटिक्स को समझना है तो हमें क्रोमोसोम्स को समझना पड़ेगा, और अगर हमें क्रोमोसोम्स को समझना है तो पहले जरा सेल की तरफ नजर डालनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है सेल। इनफैक्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल। और सेल को कंट्रोल करने के लिए उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये इसी न्यूक्लियस को यहां पर थोड़ा मैग्नीफाइड करके दिखाया। सेल के अंदर काफी सारे धागे से प्रेजेंट होते हैं। इन धागों को कहा जाता है क्रोमेटिन। काफी सब बच्चों को ऐसे लगता है कि ये जो धागे होते हैं ये क्रोमोसोम्स होते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर के धागे क्रोमेटिन्स होते हैं। लेकिन जब क्रोमेटिन्स आपस में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब देखिए ये जो धागे हैं जब ये आपस में कॉम्पैक्ट होंगे तो वो इस तरीके का एक शेप बना देते हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। अब इस क्रोमोसोम्स को हम पढ़ते क्यों हैं? वाई क्रोमोसोम्स? क्योंकि स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ये तीनों चीजें कहां पर प्रेजेंट होती हैं? क्रोमेटिन के अंदर। और क्रोमेटिन्स ही तो बाद में क्रोमोसोम्स बनेंगे ना। तो डीएनए का मतलब हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड और साथ में प्रोटीन्स। अगर हमें हेरिडिटी पढ़ना है, अगर हमें जेनेटिक्स पढ़ना है, अगर हमें इनहेरिटेंस पढ़ना है तो क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से। जब ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आपस में वाइंड अप होते हैं, आपस में कंपैक्ट हो जाते हैं, तो तब बनता है स्टूडेंट्स क्रोमोसोम। देखो क्रोमेटिन पता कौन सी वाली स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल डिवीजन पे आ जाता है ना। मान लीजिए इस सेल को डिवाइड होना है, जब इस सेल को डिवाइड होना है तो ये क्रोमेटिन्स क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, क्रोमेटिन्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स। लेकिन जब सेल अपनी रेस्टिंग फेज में है, जब वो डिवाइड नहीं हो रहा,
जब वो डिवाइड नहीं हो रहा तो तब उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन, और डिवीजन के वक्त क्रोमेटिन्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो क्रोमेटिन थे। क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स हो गए स्टूडेंट्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म, और ये कब बनते हैं, जब क्रोमेटिन्स आपस में कंडेंस हो जाते हैं ना, आपस में कंपैक्ट हो जाते हैं, तो तब बनते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, व्हेन सेल, जब सेल को डिवाइड, देखा ना मैंने आपको बताया कि क्रोमेटिन जो होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है, लेकिन जब आप उस सेल को डिवाइड होना है तो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, क्रोमेटिन्स कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट जीन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन्स भी। एक इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं वो नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो एक इंसान के अंदर के क्रोमोसोम्स का नंबर फिक्स रहता है। जैसे इंसान के बारे में अगर बात की जाए तो इंसान की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और अगर इन 46 क्रोमोसोम्स को पेयर में कहा जाए तो कितने पेयर्स हो गए, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, जबकि जो 2 होते हैं बच्चों वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम्स मतलब एक पेयर, 2 क्रोमोसोम्स का मतलब एक पेयर। अगर 23 पेयर्स के बारे में बात कर रही हूं मतलब टोटल क्रोमोसोम है कितना, 46। 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं पी प्लांट में। क्रोमेटिड हो गया वो मटेरियल, क्रोमोसोम्स जब आपस में डुप्लीकेट, क्रोमोसोम जब अपनी ही जैसी दूसरी कॉपी को प्रोड्यूस करेगा उसे कहा जाता है क्रोमेटिड। एक था क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हो गया कि एक सेल के अंदर जो धागा सा प्रेजेंट है, जब सेल अपनी रेस्टिंग स्टेज में है उसे कहा जा रहा था क्रोमेटिन। जब ये क्रोमेटिन आपस में कंडेंस होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा डिवीजन के टाइम में, तब उसे क्या कहा जाएगा, क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम अपनी ही जैसी कॉपीज प्रोड्यूस करने लगेगा सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम एक सेल को दूसरा सेल प्रोड्यूस करना है, तो जब दूसरा सेल प्रोड्यूस करना है उसके लिए क्रोमोसोम भी तो ज़्यादा चाहिए ना, इसीलिए क्रोमोसोम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्रोमोसोम की ही डुप्लीकेट कॉपीज को कहा जाता है क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमियर्स भी क्रोमोसोम्स का एक पॉइंट है। सेंट्रोमियर्स आ गया वो वाला पॉइंट, वो वाला स्ट्रक्चर जहां पर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए इसको, देखिए तो ये देखिए इस, अगर आप पिक्चर में देखो तो इस पिक्चर में ये जो बीच का हिस्सा है ना, जहां पर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के, जहां पर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जहां पर जुड़ते हैं आपस में जो ये रिज सा प्रेजेंट होता है इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम्स बनने से पहले का स्ट्रक्चर, रेस्टिंग फेज का स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटिड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो किसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि इन वर्ड्स का इस्तेमाल आगे होगा। अभी हमें आगे पढ़ना है कि कलर ब्लाइंडनेस जब होता है तो तब क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जब बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस होते हैं तो क्रोमोसोम्स का नंबर कैसे चेंज होने लगता है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी यहां पर और लिखी हुई है मियोसिस के बारे में। जी, जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, जब हमने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है तो मैंने कहा था बच्चों जब गैमेट्स बनते हैं ना
तो क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होने लगता है। क्रोमोसोम्स का नंबर जब पहले डबल हो और टूट के वो सिंगल सिंगल हो जाए तो ऐसे डिवीजन को, ऐसी सेल डिवीजन को कहा जाता है मियोसिस। ऐसी सेल डिवीजन को कहा जाता है मियोसिस। और मियोसिस का दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। और ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में तब होती है जब गैमेट बनना होता है, क्योंकि मान लीजिए एक मेल गैमेट है जिसमें 2n क्रोमोसोम्स है, तो अगर 2n क्रोमोसोम मेल का भी आए, 2n फीमेल का भी आए, तो बच्चे के अंदर तो सेक्स वाला ही क्रोमोसोम 4 हो जाएंगे भाई, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स तो 2 होने चाहिए ना। एक गैमेट में एक एलील आएगा, एक क्रोमोसोम आएगा, एक पेरेंट से दूसरा क्रोमोसोम आएगा दूसरे पेरेंट से। तो उस क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना, उस सेक्स क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ करना, वहां पर कौन सी वाली डिवीजन काम में आती है? मियोसिस। और मियोसिस को ही कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, और या इसी को कहा जाता है, और ये मियोसिस ही आपको काम में आती है गैमेटोजेनेसिस में। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की देखिए, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है कि ये एक फंडामेंटल थियरी है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का बेसिक्स अगर आपको जानना है तो आपको इस थियरी के बारे में पता होना चाहिए। और ये जेनेटिक्स की ऐसी थियरी है टू आइडेंटिफाई क्रोमोसोम्स एज कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कहती है कि जब एक कैरेक्टर एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन तक जाता है, एक पेरेंट जनरेशन से दूसरे पेरेंट जनरेशन तक जाता है, तो वो सारा का सारा क्रोमोसोम्स की ही वजह से होता है। कि अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहा है, तो वो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स, जो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे। जीन्स का मतलब कैरेक्टर। अब ये क्रोमोसोमल थियरी वाली, जो ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये टर्म जो थी स्टूडेंट्स, ये टर्म दी थी बॉवरी सटन ने। तो इसीलिए इस थियरी का नाम भी पड़ गया बॉवरी सटन क्रोमोसोमल थियरी। अब देखिए, क्रोमोसोम्स पहले सेग्रीगेट होते हैं, दैट इज अलग अलग होंगे, और फिर कुछ मेंडल के भी प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया गया। क्रोमोसोम्स कैसे अलग होते हैं, कैसे क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है, कैसे वो अलग होते हैं, और कैसे मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन सारी लॉज का, इसको मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को जोड़ के क्रोमोसोमल थियरी के साथ बनाया गया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका दूसरा नाम है बॉवरी सटन क्रोमोसोम थियरी। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस मॉर्गन। क्या नाम था इनका? थॉमस मॉर्गन। तो थॉमस मॉर्गन ने बेसिकली इस क्रोमोसोमल थियरी को एक्सपैंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉमस मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे इसकी क्रोमोसोमल थियरी को आगे एक्सपैंड करने के लिए। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात आएगी तो आप नाम डालेंगे वहां पर थॉमस मॉर्गन का। इन्हें ही कहा जाता है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। तो जैसे मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट के ऊपर किए थे, वैसे ही थॉमस मॉर्गन ने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर। और फ्रूट फ्लाई, जिसका दूसरा नाम है, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। थॉमस मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स थे फ्रूट फ्लाई के ऊपर, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे पी प्लांट के ऊपर। अब मेंडल ने जब पी प्लांट को चूज किया हुआ था, तो मेंडल के पी प्लांट को चूज करने के रीजंस थे
क्योंकि पी प्लांट बहुत ही वर्सेटाइल प्लांट होता है, काफ़ी सारे डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स शो करता है, ठीक है। तो मेंडल ने पी प्लांट को चुना था, लेकिन फ्रूट फ्लाई को थॉमस मॉर्गन ने क्यों चुना? इन्हीं बेसिस के ऊपर, क्योंकि फ्रूट फ्लाई के अंदर के कैरेक्टर्स भी बहुत अलग है। देखो, सबसे पहले तो ये ऐसी दिखती है कुछ फ्रूट फ्लाई, जो देखते ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल। मेल का साइज थोड़ा छोटा होता है, फीमेल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। मेल की बॉडी के एंड पे ऐसे ब्लैक पैच होता है, फीमेल की बॉडी में ज़्यादा स्ट्रिप्स होती हैं। और भी कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फ्रूट फ्लाई को थॉमस मॉर्गन ने इसलिए चूज किया अपने क्रोमोसोमल थियरी को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। देखिए, जितना कम लाइफ साइकिल होगा उतना ही हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करना आसान होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे। मेल और फीमेल फ्लाइज को देखते ही पता लगाया जा सकता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जब एक ही बार मीटिंग होती है तो उसी टाइम पे बहुत सारी ढेरों फ्लाइज प्रोड्यूस हो जाती हैं। साथ में इनके बॉडी के अंदर सिर्फ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स, 23 जोड़े, मतलब 23 जोड़ों का मतलब 46 होगा नंबर। और इसकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब टोटल क्रोमोसोम्स होंगे 8। अच्छा, 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो 8 में से 2 क्रोमोसोम्स का मतलब 1 पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी के 3 पेयर्स होंगे ऑटोसोम्स। तो इसी चीज को हमें आगे लेके चलना है। आगे हमें क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को ही स्टडी करना है। ये थियरी दी थी बाउरी सटन ने, तो इसलिए बाउरी सटन। लेकिन इस थियरी का बाद में एक्सपेरिमेंट जो था वो थॉमस मॉर्गन ने किया था, इसीलिए थॉमस मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने किया ना, नाम उन्होंने दिया था, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लाई मैन इसलिए क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट था बेस्ड फ्रूट फ्लाई के ऊपर, और फ्रूट फ्लाई क्यों उन्होंने चूज की? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी लिंकेज क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? लिंकेज यानी कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा जीन्स का पाया जाना। मतलब एक ही क्रोमोसोम एक है, लेकिन वो 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स को साथ लेके चल रहा है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ लिंक है क्योंकि वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा रहा है, इसे कहा जाता है लिंकेज। वहीं अगर हम दूसरी तरफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में जाने, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि डीएनए के, मतलब जेनेटिक फ्रेगमेंट का पहले टूट जाना और फिर उस फ्रेगमेंट का किसी और फ्रेगमेंट के साथ जुड़ जाना, इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज में एक जीन जो है, एक से ज्यादा जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि रिकॉम्बिनेशन में जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन हो रहा है। तो थॉमस मॉर्गन ने बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे पहुंचने से पहले मॉर्गन ने किया था एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि एक कैरेक्टर को लेके चले थे, एक जीन को लेके चले थे, और वो ही जीन जिसका नाम मेंडल ने कहा था फैक्टर्स। तो इन्होंने एक ही कैरेक्टर पकड़ा। अब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट्स फ्रूट फ्लाई के ऊपर, लेकिन मेंडल का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? कुछ याद है आपको? जी हाँ, पी प्लांट के ऊपर।
तो मेंडल ने भी तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए थे ना। पहले मेंडल ने पी प्लांट्स का सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया, मान लीजिए हाइट वाला कैरेक्टर, फिर उन्होंने पी प्लांट के सीड्स का कैरेक्टर लिया, फिर पॉट्स का कैरेक्टर लिया, फिर फ्लावर्स का कैरेक्टर लिया, है ना। ये मेंडल की बात है। लेकिन अगर बात करें हम मॉर्गन के बारे में, तो टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई की हाइट नहीं ली, उन्होंने फ्रूट फ्लाई में लिया आई कलर, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसका मतलब ही है एक कैरेक्टर, तो उन्होंने क्या किया, आई कलर को बेस मान के चले और आई कलर को देखा कि क्रॉस करके आई कलर क्या आएगा। फ्रूट फ्लाई में जो आई कलर होता है स्टूडेंट्स, वो दो किस्म का होता है, ज्यादातर दो किस्म का होता है। एक होता है रेड, एक होता है वाइट। उन्होंने वाइट आई वाला मेल लिया और उन्होंने रेड आई वाली फीमेल ली। उन्होंने देखा कि जब दोनों को क्रॉस कराया गया तो पहली जनरेशन में सारे ही जितनी भी फ्रूट फ्लाइज थी सबका आई कलर कैसा था, रेड। ऐसा ही तो मेंडल ने भी बताया था कि पहले जब भी क्रॉसिंग कराई जाएगी तो दोनों में से जो भी डोमिनेंट एलील होगा वो ही एक्सप्रेस होगा, और रेड और वाइट में डोमिनेंट है रेड, इसलिए रेड एक्सप्रेस हुआ। बिल्कुल, अभी तक तो बिल्कुल मेंडल की थियरी बिल्कुल फॉलो किया इसने। फिर मेंडल क्या करता था, ये थी हमारे पास F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता था, F2 जनरेशन के लिए जो F1 जनरेशन होती थी उसकी क्या करवाई जाती थी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन तो प्लांट्स में करवाई जा रही थी ना, यहाँ पर तो क्रॉसिंग होगी, यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं, यहाँ पर क्रॉसिंग होगी। तो जब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई गई तब देखा गया कि 3:1 की रेशो में अब ऑर्गेनिजम्स का आई कलर आया, मतलब कि 75% रेड कलर आया, वहीं 25% स्टूडेंट्स वाइट कलर आया। 75% आया रेड कलर, 25% आया वाइट कलर। बिल्कुल ऐसा ही कहा था मेंडल ने। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो मॉर्गन ने एक बिल्कुल अलग फैक्टर देखा। उन्होंने देखा कि शुरुआत में लिया हुआ था उन्होंने रेड कलर की फीमेल और वाइट आइज के कलर वाला मेल। जब दोनों की क्रॉसिंग कराई थी तो सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, रेड। लेकिन जब इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई गई तो 75% रेड था और 25% क्या था, वाइट आई वाली फ्रूट फ्लाइज। अब उन्होंने देखा कि ये जो वाइट आईज वाली फ्रूट फ्लाइज थी ना, ये सारे के सारे ही मेल थे। तो मॉर्गन के दिमाग में एक सवाल आया कि कहीं आईज का कलर सेक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड तो नहीं। तो इसके कंक्लूजन में उन्हें ये देखने को मिला कि जीन फॉर आई कलर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, की नहीं कि जो आई का कलर वाला क्रोमोसोम होता है ना, उसका मेल के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उसका तो जस्ट एक्स क्रोमोसोम के साथ लेना देना होता है। मेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि मेल्स आर प्योर फॉर आई कलर जीन, की मेल्स में कोई साथ में दूसरा एलील नहीं है। मतलब अगर एक्स वाला रेड है ना, अगर ये रेड को कैरी करके आ रहा है तो मेल की आईज का कलर रेड ही होगा, और अगर एक्स वाले के पास रेड नहीं है तो मेल का आई का कलर वाइट ही होगा। तो मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया। ये मॉर्गन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जहां पर वो एक कैरेक्टर को लेके चल रहे थे। अब जरा नजर डालते हैं मॉर्गन के डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। डाईहाइब्रिड क्रॉस बोले तो दो कैरेक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, एक तरफ से वाइट आईज और येलो बॉडी वाली फीमेल, और एक तरफ से ब्राउन बॉडी
और रेड आइज वाला मेल, ये लेके चले और इसकी क्रॉसिंग करने लगे। इन्हें लगा कि एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं मेंडल के साथ मैच करेगा, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो रिजल्ट ही डिफरेंट आए। मेंडल कहता था कि F1 जनरेशन तो ओके, F1 जनरेशन में दोनों में से कोई भी आ सकता है, F1 जनरेशन तो नॉर्मल थी, लेकिन F2 जनरेशन में आपको याद होगा मेंडल कहता था एक रेशियो आना चाहिए 9:3:3:1, जहां पर 9 डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो करेगा, 1 रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो करेगा, और ये जो बीच में 3:3 प्रेजेंट होंगे ये रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। लेकिन जब मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो यहाँ पर मेंडल के केस में अगर आपके पास 16 टोटल ऑर्गेनिजम्स आगे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 6 तो रिकॉम्बिनेंट्स ही होते हैं। लेकिन फ्रूट फ्लाई के केस में ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो मैक्सिमम जो थे वो अपनी पेरेंट्स के साथ मैच कर रहे थे, उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं थी। रिकॉम्बिनेशन हमने ऊपर पढ़ लिया कि डीएनए का, एक डीएनए के सीक्वेंस का किसी बिल्कुल दूसरे टाइप ऑफ डीएनए के सीक्वेंस के साथ मिक्स हो जाना, इसे कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने देखा कि भाई रिकॉम्बिनेशन तो बहुत ज़्यादा कम है, क्या रीज़न हो सकता है कि मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में इतना कम रिकॉम्बिनेशन आया। तो फिर यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये ऑल बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक क्रोमोजोम की स्ट्रैंड का दूसरे क्रोमोजोम की स्ट्रैंड के साथ क्रॉस हो जाना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोजोम का एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोजोम के साथ क्रॉस ओवर हो जाना, इसे ही कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब रिकॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा नहीं होती, वो कभी कभी हो जाती है जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स टूटते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जहां से उन्होंने ये पता लगाया कि हमेशा रेशो 9:3:3:1 नहीं होगा, डाइहाइब्रिड वाले क्रॉस में ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तो सारा का सारा डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर के ऊपर। अब फर्दर हम आगे अगर कुछ नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में मेल जो होता है उसमें हिटेरोगैमेटी होती है। हिटेरोगैमेटी का मतलब उसके पास 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स के लिए। जैसे अगर ह्यूमन की ही बात करें तो मेल में क्रोमोसोम होता है X और Y, X डिफरेंट है, Y डिफरेंट है, इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, इसे कहा जाता है हिटेरोगैमेटी। वही कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे ग्रॉसहॉपर की बात ले लें तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है जो सेक्स डिफाइन कराता है। फीमेल्स भी कुछ होती हैं जिनके अंदर हिटेरोगैमेटी होती हैं। हालांकि ह्यूमन में जो फीमेल पाई जाती है वहाँ पर हिटेरोगैमेटी नहीं होती, वहाँ पर तो होता है होमोगैमस। लेकिन जब बात की जाए हैन की तो हैन में फीमेल में प्रेजेंट होता है ZY मतलब एक हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम, और मेल में प्रेजेंट होता है ZZ मतलब एक होमोगैमस क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अलावा हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात की थी। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ह्यूमन के बारे में देखें तो 46 क्रोमोसोम मेल में, 46 क्रोमोसोम फीमेल में। अब जो बेबी पैदा होगा उसमें भी तो 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए ना। इसका मतलब पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स को पहले हाफ होना पड़ेगा, हैप्लॉइड होना पड़ेगा, तब जाके ही तो फीमेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स आ पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में तो होते ही 46 क्रोमोसोम्स है, और अगर ये हाफ नहीं हुए तो क्रोमोसोम का नंबर तो 92 हो जाएगा, और इंसान की बॉडी में इतने क्रोमोसोम्स तो होते ही नहीं हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
इसके अलावा अगर हम हनी बी के बारे में बात करें तो हनी बी में जो फीमेल होती है उसके क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होते हैं, 32 होता है क्रोमोसोम नंबर, वही मेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 16 होता है, मतलब हैप्लॉइड। देखो कंप्लीटली हैप्लॉइड, कंप्लीटली डिप्लॉयड। अगर बिल्कुल डिप्लॉयड वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो होगी हनी बी में फीमेल, और अगर हैप्लॉइड बना तो वो रहेगा स्टूडेंट्स मेल। हनी बी के बारे में बस आपको ये याद रखना है कि मेल कंप्लीटली हैप्लॉइड होता है और फीमेल कंप्लीटली होती है डिप्लॉयड। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास इस यूनिट का अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यूटेशंस देखिए, इसको डेफिनेशन से देख लेते हैं पहले। कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो वहां से आता है म्यूटेशन। देखिए स्टूडेंट, इंसान की बॉडी की सारा का सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है? डीएनए में। और अगर डीएनए में ही थोड़ी छेड़खानी हो जाए तो क्या इंसान के पूरा जीनोटाइप, मतलब उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही होगा, साथ में उसके फिजिकल फीचर्स दैट इज फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल में ये चेंजेस आती कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है वो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करती, तो ज़्यादा रेडिएशंस का इस्तेमाल करने से भी फीमेल का जो फीटस है, फीमेल की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसके जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। केमिकल्स अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या इनफैक्ट उस प्रेग्नेंट विमेन के इर्द गिर्द कोई स्मोकिंग भी करता है तो भी बच्चे के जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो भी उसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ सकता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर्स भी हैं रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन के लिए। ये तो रहे ना एक्सटर्नल फैक्टर्स जिससे जीन्स में, डीएनए में चेंजेस आती हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर जैसे कि जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन यानी कि खुद ब खुद जीन के स्ट्रक्चर का अंदर से ही चेंज हो जाना। और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का मतलब कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए या तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, तो भी वो एक इंटरनल फैक्टर रहेगा। और जेनेटिक जीन म्यूटेशन भी हो जाए तो भी वो एक इंटरनल फैक्टर ही रहेगा। ठीक है, मतलब कि जब बेसिकली जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है ना, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो या तो उसके कभी जीन में अगर कोई चेंज आ जाए या तो क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए, तो वहां से भी हो सकते हैं म्यूटेशंस। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आगे वो डिसऑर्डर जो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है स्टूडेंट्स? जीन्स के साथ। जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के बारे में बात करते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं या वो डिजीजेस जो एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं और वो बाय बर्थ ही होते हैं। वो जैसे एक इंसान पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसके अंदर वो डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे, वो बाय बर्थ ही एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन्हें हम आगे अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इन्हें डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या है। पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सिंबॉलिक मैनर में ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके आपस में लिंक एस्टैब्लिश करके ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा वाला ट्रेट रिसेसिव, कौन से वाले ट्रेट की वजह से ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है कि मान लीजिए किसी जनरेशन में, आगे आने वाली जनरेशन में कहीं पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है या कहीं पर डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो हम इसका पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कि पुरानी जनरेशन्स को देख के, फैमिली के जनरेशन्स को देख के कि अच्छा बाप, दादा, चाचा, मासी, मामा, कहीं इन सब को भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस तरीके की,
तो वहाँ से हम एक डिजीज़ को दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं और जनरेशन दर जनरेशन हम ये देख सकते हैं कि कौन सा वाला जीन डोमिनेंट था, कौन सा वाला रिसेसिव, कौन से वाले जीन अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस किया हुआ है और कौन से वाले ने अपने आप को ज़्यादा डॉर्मेंट कंडीशन में रखा हुआ है। इससे काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता लग सकता है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मेल जो नॉर्मल मेल है उसको स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर फॉर्म में ही मेल है और उसके अंदर कलर डाला हुआ, डार्क किया हुआ है, मतलब वो अफेक्टेड है, उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। फीमेल अगर अनअफेक्टेड है तो लाइट शेड में आएगी, अगर अफेक्टेड है मतलब उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको डार्क शेड के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर बच्चे का सेक्स अनआइडेंटिफाइड है, नहीं पता है कि जेंडर क्या है उसका, तो उसको ये डायमंड शेप के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर 5 अनअफेक्टेड, अगर आगे आने वाली जनरेशन 5 जनरेशन्स को कुछ भी नहीं हुआ है, 5 ऑफस्प्रिंग्स को कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसे डायमंड शेप में 5 लिख के रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैरियर फीमेल के लिए इस तरीके से देखो, एक होती है अफेक्टेड फीमेल, एक होती है कैरियर फीमेल। अफेक्टेड फीमेल का मतलब है कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम साफ झलक रही है, लेकिन कैरियर फीमेल का मतलब है कि उसके अंदर वो कैरेक्टर तो है लेकिन उसको खुद को ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में ये वाला जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ और सिंबल्स मैंने आपके लिए बताए हुए हैं, जैसे आपको यहाँ से पहले आप इस वाली साइड को देखना। अब अगर ये मेल है, ये फीमेल है, तो इस क्रॉस को क्या कहा जाएगा कि एक हेल्दी मेल और एक हेल्दी फीमेल की मैरिज हुई है या मीटिंग हुई है। ठीक है, अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स को इन सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को इनके साथ। जब डेथ हो गई होती है तो उनके लिए दोनों के ऊपर क्रॉस लगाया जाता है। तो यू कैन स्टडी इट फर्दर अगर आपको ये सिंबल्स देखने हो तो। ठीक है, अब बारी आती है उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में कि क्या है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी हम 2 किस्म की जो डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली हमने उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा हमने जेनेटिक डिसऑर्डर, एक को कहा हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जिसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इसे ही कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब सिंगल जीन के अंदर, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए हुए हैं, तो क्यों ना सिंगल जीन वाली म्यूटेशन का नाम भी दे दिया जाए मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें कुछ डिजीजेस आती हैं जैसे कि होमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। तो इन डिजीजेस को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में कि हीमोफीलिया का मतलब स्टूडेंट्स कि ब्लड का कोएगुलेट ना हो पाना। देखिए, जब मान लीजिए हमारी फिंगर में कहीं पे चोट आ गई और यहाँ से क्या निकलने लगा, ब्लड, तो क्या वो ब्लड बहते ही रहता है या फिर वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है? एग्जैक्टली थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है ना। लेकिन हीमोफीलिया जैसी कंडीशन में क्या होता है, ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता, ब्लड का फ्लो स्टॉप नहीं हो पाता। इसका मतलब ये कि वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करता है, वो प्रोटीन जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करता है वो ही इफेक्ट हुआ पड़ा है। तो हुआ ना ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब कि ऐसा प्रोटीन, वो जीन जो इसके साथ रिलेटेड था वो ही काम नहीं कर पा रहा। जब प्रोटीन ही काम नहीं करेगा तो जीन अपना काम कैसे करेगा? और देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का मतलब है कि ये पेरेंट्स की वजह से आएगा। ठीक है, और अगर पेरेंट्स मान लीजिए XY फादर में भी और XX फीमेल के अंदर भी, दोनों के अंदर, मतलब इसके भी क्रोमोसोम्स अफेक्टेड है और इसके भी सेक्स क्रोमोसोम्स दोनों ही अफेक्टेड है, तभी जाके ये एक्सप्रेस कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम ऐसे आया और ये इफेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक क्रोमोसोम है, तो दूसरे वाले के ऊपर तो ये डोमिनेंट हो जाएगा ना,
तो मतलब मैंने कहा ये रिसेसिव है, रिसेसिव मतलब दोनों ही पेरेंट्स प्योरली हीमोफिलिक होने चाहिए, तब ही जाके बच्चे में ये डिजीज़ हो सकती है। और कहते हैं कि ये वाली जो डिजीज़ है हीमोफीलिया, ये ज़्यादा फीमेल से सन में जाने के चांसेस होते हैं। देखिए मेल में तो XY क्रोमोसोम है ना, और Y क्रोमोसोम कभी भी हीमोफीलिया के साथ लिंक नहीं होता। जो हीमोफीलिया के साथ लिंक्ड होता है वो होता है X क्रोमोसोम, और X क्रोमोसोम तो ज़्यादा फीमेल के अंदर होते हैं। फीमेल में से अगर कोई एक भी इफेक्ट हो गया, मान लीजिए ये वाला क्रोमोसोम इस वाई के साथ लिंक कर गया, तो बच्चे में ये कैरेक्टरिस्टिक है हीमोफीलिया जरूर दिखेगा। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करूं तो देखिए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, आरबीसीज में खास करके प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, लेकिन वो जीन्स जो हीमोग्लोबिन को बनाएंगे, जो हीमोग्लोबिन वाले प्रोटीन को बनाएंगे ताकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर सके, इसी में म्यूटेशन आ जाएगी, इसी में खराबी हो जाएगी, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आरबीसीज का कलर जो कि एक डोनेट शेप का होना चाहिए था, वो चेंज हो जाता है और बन जाता है क्रीसेंट शेप का। क्रीसेंट मतलब आधा चांद, या बोलूं मैं सिकल सेल इस तरीके का बन जाता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इसको सिकल सेल एनीमिया। बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब सेल्स की शेप भी चेंज हो गई है और बन गई है कैसे स्टूडेंट? सिकल शेप। अब सिकल सेल एनीमिया कोई सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। जहां पर भी ये रिसेसिव ट्रेट लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो वहां पर आप समझ जाना कि जब तक कि ना मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर ये कैरेक्टर विजिबल ना हो, तब तक ये ऑफस्प्रिंग की बॉडी में नहीं आएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया का मतलब हो गया कि देखिए स्टूडेंट, हमारी एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है फिनाइल एलानिन नाम के एक सब्सटेंस, और ये फिनाइल एलानिन कॉन्टिन्यूटी में बनाता रहता है टायरोसिन। फिनाइल एलानिन का टायरोसिन बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहा ना, तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ब्रेन में इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ एबनॉर्मलिटी आ सकती है। लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन बना ही नहीं सकता। जब बनाएगा नहीं तो फिनाइल एलानिन जमा होता रहेगा और हो जाएगा एक मेंटल इफेक्ट, हो जाएगी ब्रेन को इफेक्ट, ब्रेन रिटार्डेशन या मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। ये वाली डिजीज भी है एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल का मतलब ये सेक्स के साथ लिंक्ड नहीं है, नेक्स्ट आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में स्टूडेंट्स देखिए, ह्यूमन आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ये लिंक्ड होते हैं लाइट के साथ और कोन्स रिलेटेड होते हैं कलर के साथ। जब कोन्स में ही खराबी आ जाएगी तो एक इंसान कलर्स के बीच में कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा? इसे ही तो कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और ये एक सेक्स लिंक्ड, यस, कलर ब्लाइंडनेस भी स्टूडेंट्स हीमोफीलिया की ही तरह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो ज्यादातर लिंक्ड होता है किसके साथ? एक्स क्रोमोसोम के साथ। 8% मेल्स में ये होने का चांस रहता है, जबकि फीमेल्स में ये होने का चांस काफी ज्यादा कम होता है। लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर जो अब अभी हम पढ़ेंगे उसका नाम है थैलासीमिया। थैलासीमिया का मतलब कि ये भी है एक ऑटोसोम लिंक्ड ब्लड रिसेसिव डिजीज। ब्लड रिसेसिव डिजीज का मतलब यहाँ पर भी HB जो होते हैं, हीमोग्लोबिन जो होते हैं, वो एबनॉर्मल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो इसे कहा जाता है थैलेसीमिया। तो ये थे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया। यहाँ पर हमने देखे
कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जबकि सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया ये तीनों हैं ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस। लास्ट टॉपिक इस यूनिट से आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इन सब बीमारियों के नाम इंपॉर्टेंट है और ये कौन सी किस्म की बीमारियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में थियोरी नहीं पूछी जाएगी, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ये वन लाइनर्स, ये वन पॉइंट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर कि कलर ब्लाइंडनेस आइज के किसके अंदर का डिफेक्ट होता है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, क्या ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इस तरीके के सवाल। लास्ट टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स के नंबर का बढ़ना या कम होना, इसकी वजह से हो गए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपके पास एक आता है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिंगर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम नंबर 21। देखो हर क्रोमोसोम हमारी बॉडी में डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस क्रोमोसोम नंबर 21 का एक एक्स्ट्रा पेयर प्रेजेंट होना, मतलब इनका 2 की जगह पे 3 प्रेजेंट होना, इसके ट्राइसोमी प्रेजेंट होनी, इसे ही कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। लैंडन डाउन 1866 में इस डिजीज के बारे में बताया था और उन्होंने कहा कि ये फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट को रोक देती है, ये डाउन सिंड्रोम। लास्ट में इसकी एक इमेज भी ऐड ऑन की हुई है कि ऑर्गेनिज्म की फिजिकल फीचर्स किस तरीके के दिखते हैं, वो आ गया ये। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का नाम है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए इस डिजीज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है तो एक मेल मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, फिर हो गई ट्राइसोमी, फिर आ गया एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर। होने चाहिए तो 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर हो गया है 47 बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एक्स एलील, presence of extra copy of X chromosome resulting in karyotype of 47। तो 47 मतलब आपके क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 46 की जगह पे हो गया है 47। ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म होता है मैस्कुलिन, लेकिन उसकी बॉडी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करती है, ठीक है, थोड़ी फीमेल फेमिनिन डेवलपमेंट भी उसकी बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होती है। और इस केस में जो मेल होता है वो स्टेराइल होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लास्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम है इसका टर्नर सिंड्रोम। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा था या कम हुआ था, तो स्टूडेंट्स वहां पर भी क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ा था, क्योंकि 21 वाला क्रोमोसोम था उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया गया, इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर हो गया 47। क्लिनफिंगर में भी क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर बना देगा 47। लेकिन लास्ट डिजीज दैट इज टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो एक कम होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम जो क्लिनफिंगर के केस में पाया जा रहा था वो एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर कम पाया जा रहा है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स नॉट होंगे, 0 का मतलब नथिंग, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल होता है 46, लेकिन एक की कमी की वजह से क्रोमोसोम्स का नंबर हो जाएगा 45। तो जनरली वो टर्नर सिंड्रोम जो है एक्स क्रोमोसोम का मतलब फीमेल होगी, लेकिन वो फीमेल होगी स्टेराइल, उसकी बॉडी के अंदर रूडिमेंट्री ओवरीज होती, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सी ओवरीज जो किसी काम की नहीं है, और उनकी बॉडी के अंदर फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेस, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है, जो हमने पढ़ा कि म्यूटेशन की वजह से हो रहे हैं, कहीं पे जेनेटिक, कहीं पे जीन म्यूटेट हो रहा है तो कहीं पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ रही है।